नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ शुक्ला है और आप लोग देख रहे हैं mysurgery.com का चैनल। आज हिंदी दिवस है और इस अवसर पर विशेष रूप से ये संवाद मैं आपसे स्थापित कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ हिंदी में बोलूँगा, इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ऐसा कोई दिखावा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। सन 2014 से मैं हिंदी में वीडियो कंटेंट बनाता चला आ रहा हूँ। मेरे इस चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ है या फिर प्रोफेशनल्स भी हैं जिन लोगों को आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना होता है और उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना होता है। बहुत सोच विचार कर जब मैंने ये चैनल बनाया था, उस समय से मैंने निर्णय लिया था कि मैं हिंदी में ही सारे कंटेंट को रखूँगा और हिंदी में ही पढ़ाऊँगा। इसके पीछे उद्देश्य भी है, इसके पीछे एक कारण भी है, लेकिन आज हिंदी दिवस, क्योंकि हिंदी दिवस का उपलक्ष्य है, इसलिए हिंदी दिवस से मैं इन बातों को जोड़ते हुए आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आज का वीडियो थोड़ा अलग है और इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज जो मैं बात आपसे करना चाहता हूं वो दिल से बात कर रहा हूं, दिल से जुड़ी बात है, जो मैं महसूस करता हूं, जो इतने सालों में मैंने पढ़ाया, बच्चों से बातें करी, लोगों से मिला, जो मेरा अपना अनुभव है, उस आधार पर मैं कुछ बात करना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि मैं उचित बात कर रहा हूं तो आप कमेंट्स में अपनी बात कहकर मुझे समर्थन दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लोगों तक पहुँचाइएगा। आज के समय में हम लोग देखते हैं कि हिंदी एक विलुप्त होती भाषा है। देखा जाए तो हिंदी एक बहुत बड़े ऐसे मुल्क में बोली जाती है, ऐसे देश में बोली जाती है जहाँ की आबादी के हिसाब से हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। उसके बावजूद हम देखते हैं कि यहाँ की एक प्रमुख भाषा हिंदी अब विलुप्त हो रही है। हिंदी दिवस जिस दिन हम मनाते हैं, मैं तो बचपन से ये चीज़ अनुभव करता आ रहा हूँ कि स्कूल में जब हम थे, आप लोगों ने भी मुझे पूरा यकीन है कि इस बात को अनुभव किया होगा कि जिस दिन हिंदी दिवस होता है उस दिन हिंदी में कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, स्कूल के स्तर पे, कॉलेज के स्तर पे और कई संस्थानों के द्वारा, और सरकारी महकमों में भी कई तरह के आयोजन इस प्रकार के किए जाते हैं और हिंदी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए उस पर बात होती है। हिंदी दिवस में अक्सर विद्यालयों में ये बच्चों को कहा जाता है कि इस एक दिन आप केवल हिंदी का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही कठिन दिन हो जाता है बच्चों के लिए आज के समय में, क्योंकि वो पूरा हिंदी में नहीं बोल पाते। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सब चीज़ें एक दिखावे तक सीमित रह गई हैं और इसका जो असली उद्देश्य है वो कहीं विलुप्त हो जाता है और इसीलिए आज का ये वीडियो अहम है। चलिए मैं पहले इतिहास में जाकर हिंदी के इस दिवस के बारे में आपको बताता हूं कि हिंदी का दिवस ये क्यों मनाया जाता है। हिंदी का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होता है जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन देश में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी आज के दिन 14 सितंबर 1949, यानी देश आज़ाद होने के 2 साल बाद संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया, जिस वजह से जो राजकाज की भाषा थी, जो सरकारी महकमों में जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, जो सरकारी दस्तावेजों में भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, वो अंग्रेजी ही थी। लेकिन भारत के आज़ाद हो जाने के बाद कई लोगों का ये मत था कि हमें उस अंग्रेजी को अपनाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी भाषा में राजकाज के काम करें। पर व्यवहारिक स्तर पे इतने बड़े बदलाव के लिए देश एकदम से तैयार नहीं था। तो शुरुआत में तो ये सोचा गया कि करीब 15 साल तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों को राजकाज की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद में अंग्रेजी को छोड़कर हिंदी को ही प्रमुखता से
इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दक्षिण भारतीय कुछ राज्यों में जहां क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व अधिक है, वहां पे हिंदी ना तो बोली जाती थी और ना समझी जाती थी। इस वजह से उनके विरोध की वजह से हिंदी को एकमात्र राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में राजकीय काम होने लगे। 1953 से हिंदी दिवस को मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य यह था कि हिंदी भाषा को बढ़ावा मिले, विश्व पटल पर और देश में भी इसका विस्तार हो, इसको पहचान मिले और देश की एक भाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए जो उसकी पहचान बने। लेकिन विडंबना यह है, और कई लोगों की ये जानकारी में नहीं है, कि हमारे देश की, भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। जी हाँ, हिंदी हमारे देश की आधिकारिक राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। यानी राजकाज करने में, सरकारी काम करने में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो हिंदी भाषा है। अगर संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 की बात करें तो उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी राजकीय कामकाज में किया जाएगा। और आज तक हम देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में जो सरकारी काम होते हैं वो होते हैं। प्राइवेट स्तर पे तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि इंग्लिश को ही ज़्यादा अपनाया गया है, क्योंकि उसके पीछे एक तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका बोलबाला अधिक है। एक तरफ हम देखते हैं कई सारे देश जैसे चाइना है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, रशिया है, ये अपनी जो देश की उनकी अपनी भाषा है जो कि इंग्लिश के अलावा है, उसमें ही प्रगति कर रहे हैं। तो ये बात सोचना कि इंग्लिश में ही हम प्रगति कर सकते हैं और इंग्लिश में ही रहकर हम दुनिया के कंपटीशन के साथ मुकाबला कर सकते हैं, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये इतने सारे देश उदाहरण हैं और वो सक्सेसफुली कई मामलों में भारत से आगे भी है। भारत में भी अगर हिंदी को देखा जाए तो पूरे भारत में हिंदी एक जैसी नहीं बोली जाती। दक्षिण भारत के राज्य हैं उनकी तो बात हम नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर हिंदी ना के बराबर है। लेकिन जब हम उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम की बात करते हैं या उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। लेकिन यहाँ पर भी हिंदी के आपको कई प्रकार मिलते हैं। अगर 2001 के सेंसस में गणना के आधार पर तय किए गए मानकों की बात करें तो हिंदी के करीब 48 डायलेक्ट्स हमको मिलते हैं। यानी हिंदी के कई प्रकार हमको देखने को मिलते हैं, 48 प्रकार बताए गए हैं। हालांकि ये वास्तविकता में इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें हम अवधी की बात कर सकते हैं, मैथिली की बात कर सकते हैं, ब्रज भाषा की बात कर सकते हैं, बुंदेली की बात कर सकते हैं, बघेली की बात कर सकते हैं, मारवाड़ी हिंदी की बात कर सकते हैं, हरियाणवी की बात कर सकते हैं, जयपुरी हिंदी की बात कर सकते हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा की बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदी के कई प्रकार अलग अलग क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। तो इतिहास में अगर नज़र डालें तो हो सकता है कि काफ़ी समय पहले उत्तर भारत में संस्कृत भाषा का बोलबाला रहा होगा और संस्कृत की ही वंशज कुछ भाषाओं का बोलबाला रहा होगा। यानी आम जन जिस भाषा का प्रयोग करते रहे होंगे उसमें संस्कृत का प्रभाव सबसे अधिक रहा होगा। लेकिन उसके बाद विदेशी आक्रमण के चलते, विदेशी आक्रमण जो खास तौर पे अफगानिस्तान, ईरान की तरफ से हुए, इसमें हम देखते हैं कि अरबी, फारसी जैसी भाषाओं का भी भारत में प्रवेश होता है और भारत में लोग, चाहे वो बाहर से आए हुए हों चाहे यहाँ के स्थानीय लोग हों, इन भाषाओं का मिला जुला रूप इस्तेमाल करने लगे। जब इस्लामिक या मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए थे, मुगल शासनकाल चल रहा था, उस दौर में एक नई भाषा का जन्म हुआ जो अरबी, फारसी और हिंदी संस्कृत का एक मिक्सचर था, जिसको हम बोलते हैं उर्दू, जो आज भी भाषा इस्तेमाल होती है। और कई लोगों को हिंदी और उर्दू के कई शब्दों में अंतर नहीं पता होता है कि ये शब्द हिंदी का शब्द है या उर्दू का शब्द है।
तो ये उर्दू भारत में ही जन्मी भाषा है। इसको हम हिंदी और उर्दू के जो मिक्सचर है, इस भाषा को हम हिंदुस्तानी भाषा भी कहते हैं। तो आप देखते हैं कि हिंदी का कोई एक पर्टिकुलर स्वरूप नहीं है, बल्कि हिंदी के बहुत सारे स्वरूप हैं। और जब हम बात करते हैं उत्तर भारत में, तो इसमें भी अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी के अलग अलग स्वरूपों को देखने को मिलता है। देखा जाए तो सबसे आखिरी में, यानी इतिहास में सबसे करीब का जो समय रहा है, वो अंग्रेजों का शासन रहा था। यानी भारत के आज़ाद होने के पहले करीब 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया। और उनका ये एक स्ट्रैटेजी कह लीजिए या उनकी अपनी सहूलियत कह लीजिए, उन्होंने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को ही चुना। और ये बहुत ऑब्वियस था, क्योंकि उनका कामकाज हमेशा से इंग्लिश में होता आया और वो यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो इंग्लिश में ही वो काम करना चाहते थे। तो 200 साल तक भारत में जो राजकीय काम हुए वो इंग्लिश में हुए। अब अंग्रेजों ने, क्योंकि वो संख्या में कम थे और भारत जैसे देश पर उन्हें रूल करना था, तो उन्हें भारतीय लोगों को भी अपने सरकारी महकमे में कामकाज के लिए लगाना था। तो बड़े पदों पे तो वो कभी भी भारतीयों को नहीं रखते थे, लेकिन कई सारे पद ऐसे थे जहां पे भारतीयों को नियुक्ति मिलती थी। अब उन भारतीयों को तरजीह दी जाती थी जिनको अंग्रेजी भाषा आती थी। इस तरह से जो सरकारी नौकरियां थीं, वो उन लोगों को ज्यादातर मिल पाती थी जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होता था। स्वाभाविक भी है, और देखा जाए तो ये एक रणनीति के स्तर पे भी अंग्रेजों ने जबरदस्त काम किया था। इसका प्रभाव ये हुआ कि अंग्रेज जब चले भी गए, तो भी जो कुलीन स्तर के लोग हैं, जो सभ्य लोग, सभ्य समाज के पढ़े लिखे लोग, बड़े तबके के लोग, ऊंचे पदों पर आसीन लोग, इन लोगों के लिए इंग्लिश एक ऐसी भाषा थी जो कम्युनिकेशन के लिए तो थी ही, संवाद करने के लिए तो थी, लेकिन ये एक प्रेस्टीज वाली बात थी। ये ऐसा था कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो सभ्य समाज के लोग रहते हैं, जो ऊंचे पदों पे रहते हैं, जो अमीर लोग रहते हैं, जिनका सामाजिक स्तर ऊंचा है बाकी लोगों से, उन लोगों को अंग्रेजी भाषा आती है। ये तरह का माहौल बनने लगा और हिंदी भाषा का प्रयोग जो आम जनता है वो करती रही। आप समझ पा रहे होंगे, इतिहास में इस तरह का एक बहुत लंबा दौर चला होगा। इस दौर में यह माना जाता होगा कि किसी व्यक्ति को अगर हिंदी आती है तो वो एक आम व्यक्ति है, और अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो ज़रा खास है। वो उन लोगों में उसकी गिनती होती है जो सामाजिक स्तर में ऊंचे पदों पर हैं। अब ये चलन चलता रहा और इससे लोगों की सोच इस प्रकार की बन गई कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को अगर इंग्लिश सिखाएंगे, वो इंग्लिश में बात करेंगे, और हिंदी को महत्व कम देने लगे ताकि उनके बच्चों को श्रेष्ठ समझा जाए। तो ये जो विचारधारा ने जन्म लिया, इसका नुकसान हिंदी को झेलना पड़ा, क्योंकि हर किसी को ये लगने लगा कि अगर हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ेंगे और हिंदी बोलेंगे तो हम थोड़े कमज़ोर दिखाई देंगे। और इस विचारधारा के चलते हुआ ये कि जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो इंग्लिश बोलने पर इतराने लगे। वो गौरवान्वित महसूस करते थे कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं, और जो हिंदी बोलते थे उन्हें हिंदी बोलने में ही शर्म आने लगी। तो भले ही वो अपने क्षेत्रीय जगह पर हिंदी में संवाद करते हों, लेकिन जब वो बड़े शहर जाते हैं और लोगों को इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं तो वो हेजिटेट करते हैं, वो झेप जाते हैं और वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि वो संवाद नहीं कर पा रहे। ये बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे देश की ओर से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और आज की परिस्थिति में मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने वैश्विक पटल पे कई ऐसे मंचों से जहां पे विश्व के बड़े बड़े नेता आए, उनके समक्ष हिंदी में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। ये हिंदी के प्रति उनका प्रेम भी है, हिंदी को बढ़ाने के प्रति उनका प्रयोजन भी लगता है, और साथ में उनके ऐसा करने से लोगों को हिंदी पे गर्व होना शुरू हुआ।
जब उन लोगों ने ऐसा किया तो उससे देश को एक पहचान मिली। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि हिंदी भाषा का क्या महत्व है। जब उन्होंने हिंदी में अपने भाषण दिए विश्व मंच पे तो उनकी बहुत तारीफ हुई। इससे आप समझ लीजिए कि अगर कोई देश अपनी भाषा में प्रगति करता है तो उसको ज्यादा बड़ी पहचान और सम्मान की नजर से देखा जाता है। तो जो लोग आज तक विदेशी भाषाओं को अपनाकर इतराते थे, उन लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए। यहां पर मुझे धन्यवाद करना चाहिए अमिताभ बच्चन और आशुतोष राणा जैसे कलाकारों का भी, जिनके हिंदी बोलने से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उससे हिंदी भाषा का आकर्षण लोगों को पता चला कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छी हिंदी बोलता है तो वो भी प्रभावित करता है लोगों को। और ये एक ऐसी घटनाएं अभी कुछ समय में हुई हैं जिसके कारण लोगों की सोच थोड़ी बदली है कि हिंदी को एक सम्मान की नज़र से लोग देखने लगे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद भी अगर हम स्कूलों में देखें तो होड़ लगी हुई है कि इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं पर हिंदी नहीं सिखाना चाहते। दक्षिण भारतीय राज्यों में ऐसा नहीं है। वहाँ दक्षिण भारतीय जो भाषाएं हैं, जो उनकी क्षेत्रीय भाषाएं, हर राज्य की अपनी भाषा है, वो चाहते हैं कि बच्चे को उनकी क्षेत्रीय भाषा भी अच्छे से आए। वो इंग्लिश भी सिखाते हैं लेकिन वो क्षेत्रीय भाषा का भी महत्व समझते हैं। तो ये उनके राज्य की अपनी पहचान है और वो प्रेम हिंदी भाषी राज्यों में देखने को नहीं मिलता है। और यही वजह है कि हमें हिंदी दिवस मनाने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहली ज़रूरत है कि हिंदी पर हमें गर्व करना चाहिए। यहाँ इस बारे में कोई डिबेट नहीं है कि कौन सी भाषा में आपका करियर अच्छा बनेगा। यहाँ बात यह है कि हिंदी आपको सम्मान दिलाती है, हिंदी आपकी पहचान है। तो अगर आप हिंदी में बातचीत करना समझते हैं, आप हिंदी में बोलचाल कर सकते हैं, तो आप इसको बोलने पे गर्व महसूस करिए। अब मैं देखता ये हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो इंग्लिश में जब उन्हें पढ़ाया जाता है तो उन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि उनकी मातृभाषा हिंदी है या हिंदी का कोई एक प्रकार है। तो बचपन से अगर उन्होंने हिंदी ही बोली है और अपने आसपास के लोगों से हिंदी में ही संवाद किया है तो कितना मुश्किल होता होगा, कितना कठिन होता होगा साधारण से कॉन्सेप्ट्स को भी समझना। विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, जहां पर बच्चा ज्ञान अर्जित करना चाहता है अपनी जिंदगी बनाने के लिए, वहां पर उसे चीजें समझ में ही नहीं आ रही होती है। जितनी अच्छी किताबें हम देखना चाहते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, वो हमें इंग्लिश में मिल रही है, तो हिंदी में बच्चे को चीजें मिल नहीं रही हैं, वो समझ नहीं पा रहा है। समझ नहीं पा रहा है तो वो अपने आप को कमजोर समझने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि मेरा दिमाग कम है, मैं शायद दूसरे लोगों के साथ बराबरी नहीं कर पाऊंगा। तो इस हीन भावना से ग्रसित होकर वह व्यक्ति अपनी ही क्षमताओं को पहचान नहीं पाता है और अपने जीवन में कुछ बड़ा जो कर सकता था वो नहीं कर पाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं हिंदी पे गर्व करो, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कौन सी भाषा आती है। अगर कोई कहता है कि उसे इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो इसमें इतरानी की क्या बात है। आप चाइना में चले जाइए, किसी व्यक्ति को अगर इंग्लिश नहीं आती है तो वहां पे वो शर्मिंदगी थोड़ी ना महसूस करता है। या जर्मनी में चले जाइए, फ्रांस में चले जाइए, उनको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो वो कोई शर्मिंदगी थोड़ी महसूस करते हैं। तो यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश में आप उतना अच्छा नहीं बोल पाते तो इसमें शर्मिंदगी महसूस करने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपको महसूस करना चाहिए कि हिंदी हमें आती है, हम अपनी बात सामने रख सकते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उसे हिंदी नहीं आती है, आप दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा वो कंट्रीब्यूट करेगा, थोड़ा आप कंट्रीब्यूट करोगे। वो थोड़ा टूटी फूटी हिंदी में बात करने की कोशिश करेगा, आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करोगे और कम्युनिकेशन हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता कि इंसान कम्युनिकेशन ना कर पाए सिर्फ भाषा की वजह से, क्योंकि हम संकेतों के आधार पर भी अपना काम कर लेते हैं। वो सोचिए एक छोटा सा बच्चा जिसको कोई भाषा नहीं आती है लेकिन वो भी अपनी माँ को ये बता पाता है कि कब उसे भूख लगी। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कम्युनिकेशन स्किल एक अलग चीज है, भाषा एक अलग बात है। तो आप अपनी भाषा पे गर्व करिए, शर्मिंदगी महसूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
आप बहुत सारे तर्क दे सकते हैं अंग्रेजी के पक्ष में, मैं किसी भाषा के विरोध में नहीं हूं, लेकिन हिंदी भाषा के महत्व को भी समझिए। आप अगर हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो आपको हिंदी भाषा पे गर्व करना चाहिए और इसको बोलचाल में प्रयोग भी लाना चाहिए। इसको एक सम्मान की नज़र से आप नहीं देखेंगे तो दूसरे लोग कैसे देखेंगे? अगर हमारे प्रधानमंत्री ने बाहर जाकर हिंदी में भाषण दिया तो इससे सम्मान बढ़ा है कि घटा है, आप खुद विचार करिए। तो ये एक मेरा कहना है आप सभी लोगों से, खास तौर पे स्टूडेंट से, कि आप हिंदी का प्रयोग अगर करते हैं तो इस पे बिल्कुल भी शर्मिंदा ना होइए। और इसीलिए मेरे चैनल पे सारा कंटेंट हिंदी में है, आपको पढ़ाता मैं हिंदी में हूं ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि जो आपकी क्षेत्रीय भाषा होती है, जो आपकी मातृभाषा होती है, उसमें अगर आपको कोई बात समझाई जाए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप चीज़ों को हिंदी में समझें। तो मेरा यही कहना है कि हिंदी दिवस के दिन ही हिंदी बोलनी है, ऐसा नहीं रखना है। हिंदी को पूरा सम्मान दें, गौरवान्वित महसूस करिए कि आपको हिंदी आती है। तो हिंदी दिवस की एक बार फिर आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।